नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में अमानक स्तर का चावल पाए जाने का मामले की जांच के लिए पहुंचे ईओडब्ल्यू के 2 अधिकारी। दस्तावेजों को जब्त करने एसआईटी की गई है गठित। 4 सितंबर को कार्यालय में दिन भर खंगाले गए दस्तावेज। नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय में रहेगा पुलिस का पहरा। अब पूरे मामले की जांच करेगी ईओडब्ल्यू। लूट के आरोपियों को चंद घंटों में किया गया गिरफ्तार। अधिकारी बनकर लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। भुट्टा बेचने पिकअप में आ रहे 2 लोगों से की थी लूट। पुलिस ने डेंजर रोड से दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बालाघाट निवासी बताए जा रहे हैं दोनों युवक। आश्रय गृह से लापता 3 लड़कियां हुई दस्तयाब। रेल की पटरी के किनारे किनारे पैदल कटंगी पहुंची लड़कियां। 2 सितंबर की रात्रि में आश्रय गृह से गायब हुई थी लड़कियां। पुलिस ने आश्रय गृह को पुनः सौंपी तीनों ही बालिकाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश ही नहीं अपितु देश में अमानक स्तर के चावल के नाम पर शुमार हो चुके बालाघाट जिले में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों सहित जिला प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति साफ देखी जा रही है, जिसको लेकर लगातार अधिकारियों के द्वारा जिला मुख्यालय के नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय सहित विपणन कार्यालय में पहुंचकर दस्तावेजों को खंगालने का कार्य किया जा रहा है। मामले में पुलिस विभाग ने भी एसआईटी टीम गठित कर दी है, जो कि दोनों ही कार्यालयों में अमानक स्तर के चावलों को गोदामों तक पहुंचाने में उपयोग में आए अहम दस्तावेजों को खंगाल कर जब्त करने की कार्यवाही में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जिले में बड़ी मात्रा में अमानक स्तर का चावल पाए जाने और उसके बाद उस अमानक स्तर के चावल को गरीबों की थालियों में परोसे जाने के मामले में जहां केंद्र सरकार भी राज्य सरकार से जवाब तलब कर रही है, तो वहीं इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को यह सौंप दिया है। यहाँ बता दें कि ईओडब्ल्यू एक ऐसी संस्था है जो मुख्य रूप से जाँच करने का काम करती है। ईओडब्ल्यू को आधिकारिक भाषा में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ कहते हैं। ईओडब्ल्यू को 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी या हेराफेरी के केस की जांच करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसे उसे बखूबी निभाना होता है। इसके साथ ही ईओडब्ल्यू राज्य के किसी भी बड़े आर्थिक अपराध के केस को अपने आप संज्ञान में लेकर दर्ज कर सकता है। जिले में अमानक स्तर के पाए गए चावल के घोटाले की जांच के लिए अब राज्य सरकार ईओडब्ल्यू की सहायता ले रही है, जिसके 2 अधिकारी 4 सितंबर को बालाघाट भी पहुंच गए हैं, जिन्होंने शुक्रवार को नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय में भी पुलिस टीम के साथ घंटों वक्त बिताया और मामले की जांच पड़ताल भी प्रारंभ कर दी है। मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि अमानक चावल प्रदान करने वाले 18 राइस मिलर्स एवं 9 कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य शासन के मिले निर्देश के बाद प्राथमिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि राइस मिलों को सील कर दिया गया है। सभी दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया गया है, साथ ही सभी गोदामों को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया है, जिनके 2 अधिकारी भी बालाघाट आ गए हैं, जो कि अपनी कार्यवाही कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 18 राइस मिल्स जो हैं जिनका कि चावल जिनके द्वारा प्रदाय किया गया था उस पर्टिकुलर स्टैक्स में, उन सभी को सील कर दिया गया था। उनके डॉक्यूमेंट्स जो भी चावल से संबंधित थे, जमा करने से संबंधित क्या रिपोर्ट्स उनके क्वालिटी इंस्पेक्टर ने दी थी, वो सारे दस्तावेज जो हैं उन सभी को जब्त कर लिया गया है और साथ ही जो गोदाम थे उनको भी सील कर दिया गया है। यही अभी तक हुआ है। बाकी सारी चीज़ें अब ईओडब्ल्यू ने टेक ओवर कर लिया है। ईओडब्ल्यू ने प्रिलिमिनरी जांच कर ली। उनके 2 अधिकारी भी बालाघाट जिले में आ गए हैं, जो कि प्राथमिक जांच इसमें कर रहे हैं। इसमें और आगे मतलब दर्ज हो सकते हैं। ये मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये सारा मामला अब ईओडब्ल्यू के हाथ में है और ये उसके बाद ही अब कार्रवाई उसी एजेंसी के द्वारा करी जाएगी। बता दें कि इसके अलावा अमानक चावल के मामले में जिले मुख्यालय में स्थित नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय और विपणन कार्यालय में दस्तावेजों को खंगालने और उन्हें जब्त करने का कार्य भी तेजी से प्रारंभ है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने एसआईटी भी गठित कर दी है, जिसमें सीएसपी बालाघाट कार्णिक श्रीवास्तव, प्रशिक्षु डीएसपी ललित कश्यप, कोतवाली थाना प्रभारी एमआर रोमड़े सहित वारासिवनी टीआई नीरज कुमार सहित अन्य शामिल हैं, जिन्होंने 4 सितंबर को प्रातः से ही नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज खंगाले, जबकि विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ भी की।
मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि 2 सितंबर से ही पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है, साथ ही दस्तावेजों की जांच प्रारंभ कर दी गई है। वहीं दस्तावेजों को जब्त करने के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। परसों से ही इसमें जो गोडाउन्स हैं या मिल्स हैं वहाँ पे भी सैंपल, इसके अलावा जो दस्तावेज हैं उनकी जांच हम लोग कर रहे हैं और उस कागज़ों के दस्तावेज की जांच करने पे जैसे भी जो भी तथ्य आएंगे उनको हम लोग अभी सबसे पहले जब्त कर रहे हैं और इसके साथ ही उस तथ्यों के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर एसआईटी बनाने की बात कही जा रही है। हाँ, इन दस्तावेज़ों की समीक्षा करने के लिए उनको सही तरीके से कानूनी तरीके से जब्त करने के लिए एसआईटी गठित की गई है। सीएसपी साहब उसके हेड हैं, सीएसपी कोतवाली। जबकि नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय में दस्तावेजों की जांच करने पहुंचे एसआईटी प्रभारी सीएसपी कार्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में अब तक दस्तावेजों को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है, जबकि विभागीय कार्यालय में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ियां न हो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल मामले की जाँच प्रारंभ है। जी, मामला तो सभी को विदित है। जो धान में जो सेंट्रल की रिपोर्ट आई है उसके बाद जो राज्य शासन ने आदेश किए हैं कि इस संबंध में जांच की जाएगी, उसी में कलेक्टर साहब और एसपी साहब के आदेश में हम अभी दस्तावेज इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी हमें दस्तावेज मिल जाएंगे उसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गर्रा टोल प्लाजा के समीप 3 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे भुट्टा बेचने आ रहे एक पिकअप वाहन सवार से हुई लूट की वारदात के 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए पकड़ लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला कायम किया गया है। इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि वार्ड नंबर 8 दादू मोहल्ला कटंगी थाना कुरई जिला सिवनी निवासी राजेश चंद्रवंशी ने थाना वारासिवनी में सूचना दी कि 3 सितंबर को पिकअप क्रमांक MP 22G 3884 में भुट्टा भरकर अपने साथ बुआ के लड़के दिनेश चंद्रवंशी को लेकर बालाघाट आ रहा था। रात्रि करीब 2:30 बजे गर्रा टोल प्लाजा के पास पहुंचा, तभी हमारे पीछे से आ रही सफ़ेद रंग की कार के चालक ने ओवरटेक कर मेरी गाड़ी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कार से 2 लड़के उतरकर बोले, गाड़ी के कागजात दिखाओ, तुम्हारी गाड़ी ओवरलोड है, चालान देना पड़ेगा बोलकर हमें वाहन से नीचे उतारा। दोनों ने मेरी वोटर ID, आधार कार्ड व 6,000 रुपये व दिनेश के शर्ट में रखे 600 रुपये छीन लिए। दोनों एक दूसरे का नाम लोकेश व सुमित ले रही थी। सूचना पर वारासिवनी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर विवेचना में लिया है। इस मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम गठित की गई है। विवेचना दौरान कंट्रोल रूम बालाघाट से CCTV फुटेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर थाना प्रभारी वारासिवनी नीरज कुमार एवं टीम व थाना प्रभारी कोतवाली मनशाराम रोमड़े व टीम द्वारा तत्काल आरोपियों की पतासाजी हेतु प्रयास करते हुए 2 आरोपी बालाघाट निवासी सुमित ठाकुर और लोकेश हनवत को बालाघाट डेंजर रोड से टाटा जेस्ट कार MP 50C 5613 के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी, जो टीम को प्रदान की जाएगी। कार्रवाई करते हुए और लोकल इंटेलिजेंस से हमारे सुबह में बहुत अच्छी भूमिका मिल गई। इनकी मदद से तत्काल उनका आइडेंटिफिकेशन करके और उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। उनके पास से लूटा गया जो पैसे हैं वो भी जब्त हो गए और आगे की बताने कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी शिनाख्त और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले तो मैं इसमें 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा करने की थी सुबह, तो वो पूरी टीम को पहले तो बता देता हूँ कि तत्काल जो देर रात में या सुबह जो घटना हुई उसमें जितनी तेजी से दोनों आरोपियों ने पकड़ा, उनके पुराने रिकॉर्ड भी हमारे पास उपलब्ध हैं और ये आतंक बदमाश है 2018 के बाद से इसका अपराध नहीं है। 2020 में एक मुझसे उसका वाला तो दोनों ही लड़के आपराधिक प्रवृत्ति है और इनके द्वारा जो एक जैसा गंभीर अपराध जो अभी तक इनकी प्रोफाइल में नहीं था, वो किसी न किसी बड़े अपराध में या उसमें तब्दील होने की दिशा में जा रहे थे, उसको दोनों थाना प्रभारियों के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करके एक तत्कालीन उसको पकड़कर रोक दिया गया। इस कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक कार्णिक श्रीवास्तव के निर्देशन में कोतवाली थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े, प्रधान आरक्षक राजीव जाचक, आरक्षक शैलेश गौतम, सुरेश भगत, ओमकार व वारासिवनी थाना प्रभारी नीरज कुमार, प्रधान आरक्षक रमेश तिवारी, आरक्षक वीरेंद्र रावतकर, सुनील बिसेन, रविंद्र बिसेन व CCTV कंट्रोल रूम बालाघाट के स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। बालाघाट नगर के भटेरा चौकी स्थित सावित्री ज्योति बालिका आश्रय गृह से 2 सितंबर को लापता हुई 3 बालिकाओं को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। कोतवाली पुलिस द्वारा तीनों बालिकाओं को आश्रय गृह के जिम्मेदारों को सौंप दिया गया है।
इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी एम.आर. रोमड़े ने बताया कि आश्रम गृह से तीनों लड़कियां दीवार फांदकर रात्रि में ही रेल की पटरी किनारे किनारे कटंगी पहुंच गई थी, जिसकी सूचना कटंगी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने तीनों लापता लड़कियों को थाने ले गई और इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा लड़कियों के लापता होने की सूचना सभी थानों को दे दी गई थी। लड़कियों के मिलने की सूचना आश्रय गृह के पदाधिकारियों को दी गई और रात में ही कटंगी थाना पहुंचकर लड़कियों को वापस लाया गया। तीनों लड़कियों को आवश्यक कार्यवाही कर न्यायालय में 164 के कथन के लिए भिजवाया गया है। उन्होंने बताया कि लड़कियां आश्रय गृह और अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती हैं। रात्रि की घटना थी जिसमें बालिका सुधार गृह से 3 बच्चियां आश्रम से चली गई थी, दरवाज़ा बांध के, दीवार बांध के, जो कल रात में दस्तयाब कर ली गई है। उनकी दस्तयाबी पे उन्होंने बताया कि वो आश्रम से निकल के रेलवे पटरी कटंगी पहुंच गई थी और कटंगी के वहाँ पर कुछ लोगों ने पटरी किनारे देखा होगा, पुलिस को इन्फॉर्म किया। कटंगी पुलिस वहाँ तत्काल पहुंची और उनको थाने पर लेके आई। और जब थाने पे चूँकि हमारे यहाँ जैसे घटना हुई तो एफआईआर के पहले हमने पूरे थानों में बच्चियों के संबंध में मैसेज कर दिया था, तो उसमें कटंगी पुलिस ने उनको थाने पर सुरक्षित रख के फिर हमें इन्फॉर्म किया। हमारी टीम रात में महिला अधिकारी वगैरह गए वहाँ पे और उनको रात्रि में ही दस्तयाब करके ले आए हैं। उनके स्टेटमेंट 161 के कर लिए गए थे। स्टेटमेंट के बाद उनको बालिका गृह भेज दिया वापस और अभी उनको न्यायालय में स्टेटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। बालाघाट जिले में अब कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ गई है, या यूं कहें कि जिले में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, जिसके चलते कभी कोरोना संक्रमण से दूर रहा जिला अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमित जिलों में शुमार हो गया है। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर लगातार जिला प्रशासन सजग है, तो वहीं स्वास्थ्य अमला भी लगातार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रयासरत है। लेकिन कहीं न कहीं मानवीय चूक अब जिले वासियों के लिए भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीते कुछ दिनों की बात करें तो कुछ ऐसे कोरोना संक्रमितों की जानकारियां सामने आई हैं जिसमें कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां उजागर हुई हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिले में 3 सितंबर को देर रात में आईसीएमआर लैब जबलपुर एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब से प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 36 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 सितंबर को देर रात्रि में प्राप्त कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट के अनुसार 3 मरीज लालबर्रा के हैं, 1 मरीज लांजी का है और 1 मरीज लांजी तहसील के ग्राम बोरी का है, 2 मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम डोक्के के हैं, 1 मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम घुनाड़ी का, 1 मरीज ग्राम लिंगा का और 1 मरीज भटेरा चौकी बालाघाट का है। 13 मरीज वारासिवनी के वार्ड नंबर 9 के हैं, 1 मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम बुदबुदा का, 1 मरीज ग्राम सिकंदरा का है, 2 मरीज वार्ड नंबर 6 बैहर के, 1 मरीज वार्ड नंबर 4 बैहर का, 6 मरीज वार्ड नंबर 1 बैहर के और 2 मरीज बिरसा तहसील के ग्राम हर्राभाट मंडई के हैं। इस प्रकार 3 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में 17 मरीज वारासिवनी तहसील के, 9 मरीज बैहर तहसील के, 2 मरीज लांजी तहसील के, 3 मरीज लालबर्रा तहसील के, 3 मरीज बालाघाट तहसील के और 2 मरीज बिरसा तहसील के हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 337 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 262 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 4 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। 70 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में किया जा रहा है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। बता दें कि 4 अगस्त को बालाघाट नगर में एक संचालित शैक्षणिक संस्था के संचालक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तथा नगर के हनुमान चौक स्थित HDFC बैंक के सील होने पर नगर में कौतूहल का माहौल बना रहा। बता दें कि नगर के मेन रोड में संचालित एक शैक्षणिक संस्था के संचालक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उक्त शैक्षणिक संस्था को सील बंद करने की कार्रवाई की गई। साथ ही कोरोना पॉजिटिव संचालक को शासन के नियमों के अनुसार होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है, जबकि परिवार के लगभग 7 सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा नगर के हनुमान चौक स्थित HDFC बैंक के लगभग 3 कर्मचारियों को सर्दी और बुखार की शिकायत होने पर उनके भी सैंपल लिए गए हैं, जबकि बैंक का समस्त स्टाफ स्वतः ही क्वारंटाइन में चला गया है और आगामी दिनों तक के लिए बैंक को सील कर दिया गया है। इधर वारासिवनी नगर के वार्ड क्रमांक 9 में एक साथ मिले 13 मरीजों से वारासिवनी नगर में हड़कंप की स्थिति 4 सितंबर को नजर आई।
इस दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जब स्वास्थ्य विभाग का अमला लेने पहुंचा तो स्थिति और बिगड़ गई और स्वास्थ्य विभाग को कोरोना मरीजों सहित उनके परिजनों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मामले में कोरोना पीड़ितों और मरीजों का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग उन्हें बेवकूफ बना रहा है, उन्हें कोई कोरोना नहीं है, स्वास्थ्य विभाग केवल परेशान कर रहा है। ज्ञात हो कि वारासिवनी नगर में 3 सितंबर को मिले 13 पॉजिटिव में से अधिकांश वारासिवनी नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारी हैं, जो कि पूर्व के कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। इधर जब स्वास्थ्य विभाग से स्थिति नहीं संभली तो मामले में पुलिस विभाग सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को 108 के माध्यम से बालाघाट कोविड अस्पताल भेजा गया। 9 दिन रखे और खाना खिला के भेज दिए उनको। खाना खिला कुछ नहीं, कंपाउंडर आता है वहां पे देखने को हमारे छोटे छोटे बच्चे ना काम में जाते हैं ना कुछ नहीं, घर में रहते हैं। बता दें कि पूर्व में कोरोना पॉजिटिव मरीज रहे वारासिवनी नगर के सफाई कर्मचारी भी 4 सितंबर को वारासिवनी पहुंचे, जिन्होंने अपने परिजनों से चर्चा की और जिले के कोविड अस्पताल के हाल सुनाए, जिसके बाद वार्ड क्रमांक 9 में मामला और भी भड़क गया। मामले में वार्डवासियों का कहना था कि वार्ड में किसी को भी कोरोना नहीं है, मात्र चिकित्सक अपनी जेब भरने के लिए हमें कोरोना पॉजिटिव बता रहे हैं। क्या बात है? कोई किसी को कोरोना नहीं है, कोरोना के नाम पे डॉक्टर लोग पैसा कमा रहे हैं और यहाँ पे किसी को कोई लक्षण नहीं है और कोई परेशानी नहीं, कोई बीमार नहीं है, समझे यहाँ पे। और लड़की का 7 तारीख से पेपर है हमारा, हम उसको क्वारंटाइन किसी को होने नहीं देंगे। हम अपने घर में और रहेंगे, सील घर को, हमारे घर को हम कहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, पूरा बोलना यही रहेगा। जबकि मामले में वारासिवनी ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर रविंद्र ताथौड़ ने बताया कि नगर पालिका के कर्मचारियों का पूर्व में सैंपल लिया गया जो कि पॉजिटिव आए थे, जिनकी हिस्ट्री भी निकाली गई थी, जिसके तहत सभी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से लगभग 13 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिन्हें बालाघाट कोविड अस्पताल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों से अन्य किसी को संक्रमण न हो, इसके तहत एहतियात के तौर पर ऐसे मरीजों को कोविड अस्पताल भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले में किसी भी प्रकार की कोई फर्जी रिपोर्ट नहीं दी जाती है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार हैं। विभाग थे जो जुड़े हुए थे कोरोना फाइटर्स के रूप में, जैसे नगर पालिका है, स्वास्थ्य विभाग है, महिला बाल विकास है, आपका पुलिस विभाग है, राजस्व है, जनपद है, तो इनके अब रूटे उसी तहत हमने सैंपल लिया था नगर पालिका के कर्मचारियों का, तो उसमें से 3 लोग पॉजिटिव आए थे। फिर जो पॉजिटिव आए तो स्वाभाविक है उनके कांटेक्ट हम ढूंढते हैं कि वो किस किस के संपर्क में है, तो संपर्क में सबसे पहले घर के लोग आते हैं और उनके आसपास के लोग, तो हमने उसी तहत हमने यहाँ पर सैंपल लिया था और उस सैंपल के में आज हम वार्ड नंबर 9 में 13 लोग पॉजिटिव आए हैं और इन पूरे 13 लोगों को अब यहाँ से जिला बालाघाट भेजने की व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा 2 लोग और पॉजिटिव आए हैं जो बुदबुदा और सिकंदरा के हैं। इसके अलावा 31 तारीख में हमने 118 सैंपल भेजे थे, उसमें 2 पॉजिटिव आए थे, दोनों डोके के हैं, और 1 तारीख में 104 सैंपल भेजे थे जिसमें से 15 पॉजिटिव आए। इस प्रकार 2 दिनों में 17 केस पॉजिटिव आए। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम अभी हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए BTV न्यूज। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंसवेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट।
Contact 917632292017। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश शासन से पदोन्नति और संविदा डिप्लोमाधारी उपयंत्रियों को नियमित करने सहित अन्य मांगों को शीघ्र पूर्ण करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में इंजीनियर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सम्मानजनक पदनाम व संविदा से नियमितीकरण करने की मांग करने बाध्य होना पड़ रहा है। उपयंत्री संवर्ग को 10 वर्ष, 20 वर्ष व 28 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान प्राप्त हो रहा है, जो सहायक यंत्री व कार्यपालन यंत्री के समान वेतनमान है। लेकिन हमें सेवानिवृत्ति के पूर्व पदोन्नति न होने से 28 साल के सेवाकाल पूर्ण होने पर सहायक यंत्री का पदनाम दे दिया जाए, जिससे हम सम्मानजनक पदनाम पाकर सेवानिवृत्त हो सकें। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ध्यान आकर्षण कराते हुए कहा कि वर्ष 2006 व उसके पूर्व से संविदा भर्ती का चलन चला आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश का नेतृत्व संभालते ही कर्मी कल्चर को समाप्त करने कहा था, पर चौथा कार्यकाल होने के बाद वह दैवभो वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। उन्होंने शासन से मांग की है कि रिक्त पदों पर संविदा उपयंत्रियों को नियमित किया जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के उप प्रांताध्यक्ष इंजीनियर प्रकाश सूर्यवंशी ने कहा कि हमारी सेवा को 30 से 35 वर्ष होने के बाद भी उपयंत्री ही हैं। सहायक यंत्री व कार्यपालन यंत्री के समान वेतनमान मिल रहा है, लेकिन पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। 28 साल की सेवा होने पर सेवानिवृत्त के पूर्व सहायक यंत्री का पदनाम दे दिया जाए, जिससे सरकार को भी वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। संविदा उपयंत्रियों को शीघ्र नियमित किया जाए। जी क्या मुद्दा ये है साहब, हम लोगों को 35-40 साल की नौकरी कर ली है। जब नौकरी लगी तब भी हम लोग उपयंत्री थे और आज भी उपयंत्री हैं। सरकार ने हमारा वेतनमान बढ़ा के कार्यपालन यंत्री का कर दिया, लेकिन पदनाम नहीं दिया। आज हमारी मांग ये है कि हमें सहायक यंत्री का पदनाम दिया जाए, क्योंकि शासन पे कोई आर्थिक भार नहीं आएगा। ऑलरेडी हम उतना पैसा ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, बस हमको पदनाम बढ़ा के हमारा जो है वो दे, तो थोड़ा सम्मान हमारे परिवार को मिलेगा, बाल बच्चों नाती नातियों को लगेगा कि हमारे फलाने जो हैं वो ये हैं। खैरलांजी क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित भौरगढ़ के करीब आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सहायता राशि दिलाने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गत दिवस नदी में आई बाढ़ से मकान बाढ़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे रहने के लिए सुविधा नहीं होने से कोई दूसरों के घर आश्रय लेकर रह रहा है, तो कोई तंबू लगाकर रह रहे हैं। बाढ़ का पानी मकान में भर जाने से घरेलू सामानों को भी नुकसानी हुई है। उन्होंने बताया कि इस घटना में पटवारी व सचिव को भी बताया गया, लेकिन हमारी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मकान निर्माण के लिए सहायता राशि प्रदान की जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंची पीड़ित महिला दुर्गाबाई ने बताया कि बाढ़ के पानी से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वर्तमान में तंबू लगाकर रह रहे हैं। इस बारे में ग्राम पंचायत के सचिव व पटवारी से भी बताया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमें प्रशासन द्वारा मकान बनाने सहायता राशि दी जाए। तान के लिए मेरा मकान बह गया है, तो तंबू तान के डेरा डाली हूँ और रहती हूँ रोड पे। कोई अधिकारी सचिव पटवारी कोई चेक करने नहीं आया? पटवारी नहीं, कोतवाल नहीं, कुछ भी नहीं आया। सचिव बोल रहा था जीरो है। सचिव सरपंच को बताया नहीं आपने? सबको मालूम हो गया, गिर गया करके। सहायक सचिव सब आए थे और उन्होंने बोले जीरो में मकान है। मुझे मर गया। क्या बोल रहे हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं मिलेगा? क्या मालूम, कुछ नहीं और नाम आए, कुछ भी नहीं बताया, पूछे हमने, कुछ भी नहीं बताया। नगर के वार्ड नंबर 13 निवासी कल्लू सोनवाने की आर्थिक तंगहाली के चलते बीमार होने से उसकी बुधवार को मौत हो गई। बताया गया है कि लॉकडाउन के पूर्व नगर के सौंदर्यीकरण के नाम पर जिला अस्पताल के सामने कल्लू सोनवाने का भोजनालय का ठेला प्रशासन द्वारा हटा दिया गया था, जिसके बाद से उसका परिवार खाने पीने को मोहताज हो गया और इसी सदमे में कल्लू की बीमारी से मौत हो गई, जिसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे न होने की जानकारी मिलने पर AIMIM पार्टी के पदाधिकारियों ने मृतक कल्लू के घर पहुंचकर उनकी पत्नी अनीता को आर्थिक मदद की। इस बारे में मृतक की बहन और उसकी पत्नी अनीता सोनवाने ने संयुक्त रूप से बताया कि मृतक कल्लू का रोजगार छिन जाने से आर्थिक तंगहाली के चलते सदमे में उसकी मौत हो गई। उन्होंने कलेक्टर से लेकर पूर्व व वर्तमान मंत्री तक के पास जाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की।
अंतिम संस्कार के लिए भी उनकी न तो समाज के लोगों ने मदद की और न ही उन्हें नगरपालिका से कोई मदद मिल पाई, जिसकी जानकारी पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति ने AIMIM पार्टी के पदाधिकारियों को दी, जहां पार्टी के पदाधिकारियों ने मृतक के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर उनकी आर्थिक सहायता की। इस संबंध में AIMIM पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद नकी शेख ने कहा कि पार्टी के द्वारा हमेशा गरीबों और बेसहारों की मदद के लिए कार्य किया जा रहा है। कल्लू सोनवानी की मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए राशि की व्यवस्था नहीं होने की जानकारी मिलने पर पार्टी पदाधिकारियों द्वारा उनके घर पहुंचकर राशि प्रदान कर मदद की। मदद के लिए अपने पहुँचे थे। एक गरीब परिवार है जिसकी लॉकडाउन से स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनको हमने मेरे को पूर्व में इनको कलेक्टर जहाँ भी लेके गए थे तो उधर से भी कोई मदद नहीं मिली और अभी हमको हमारे कहते अकील भाई से अपने को पता चला कि उनकी कहते तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में दोनों मियाँ बीवी भर्ती है। तो जिसमें कि अपने को बीमार चलते हुए एक की हो गई मौत उनके हस्बैंड की। आज हमारी MIM पार्टी उनके लिए हेल्प करने के लिए आई, अपने को कफन दफन का इंतजाम कर रही है और अंतिम संस्कार के लिए जो भी खर्चा है वो दी। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्व सहायता समूह संघ खैरलांजी के द्वारा तेजस्विनी समूह में समूह की महिलाओं को शामिल नहीं करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि तेजस्विनी सशक्तिकरण समूह में महिला स्व सहायता समूह को विलय करने पूरे प्रदेश में दबाव डाला जा रहा है। इसके पूर्व समूह की महिलाओं को आजीविका मिशन में जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार बदलती है अचानक नाम परिवर्तन कर महिलाओं को दूसरे समूह में जुड़ने दबाव डालकर उनका शोषण किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को तेजस्विनी में जुड़ने दबाव बनाया जा रहा है। समूह की महिलाएं वर्तमान में आजीविका मिशन से जुड़कर कार्य कर रही हैं और महिलाओं द्वारा तेजस्विनी समूह के साथ काम न कर आजीविका मिशन में ही रहकर काम करना चाहती हैं, जिससे उन्हें पूर्व की तरह यथावत रखा जाए और समूह की महिलाओं का शोषण बंद किया जाए। जो है समूह की बहनें खैरलांजी से सब इकट्ठे आई हुई है यहाँ पर बालाघाट में और बालाघाट में उनकी प्रमुख मांग है कि शासन स्तर पर जो भी सरकार बदलती है वो अपनी अपनी योजनाएं लागू कर देती है। जैसे पहले एक आजीवन समूह जो है चलता था NGO के अंतर्गत, वर्तमान में जो है वो तेजस्विनी समूह ने भी कुछ दिन काम किया। तो जैसे जैसे सरकार बदलती है वैसे वैसे समूह का नाम बदल के इनके साथ में जो समूह की रसोइया बहनों के साथ में जो है वो उनका शोषण किया जाता है। चूँकि ये भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, हमने ऊपर बात किया हुआ है कि पूर्व की भांति जो है आजीविका मिशन में जो हमारी समूह की बहनें जो काम कर रही थी उनको यथावत रखा जाए और तेजस्विनी समूह में इनको ये शामिल नहीं होना चाहती। तो हमारा उसका विरोध है और शासन प्रशासन से भी हमारी यही मांग है कि वर्तमान में इनको आजीविका मिशन के अंतर्गत ही रखा जाए, तेजस्विनी मिशन के अंतर न रखा जाए। और आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी से भी इस संबंध में चर्चा किया हुआ है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि मैं इस संबंध में चर्चा करूँगा। और हम ज्ञापन सौंपने पहुंची अखिल भारतीय स्व सहायता समूह संघ की अध्यक्ष लीला नकपुरे ने कहा कि समूह की खैरलांजी क्षेत्र की महिलाएं 2 साल से आजीविका मिशन से जुड़कर कार्य कर रही हैं, जिन्हें काम भी मिल रहा है, लेकिन तेजस्विनी समूह के द्वारा तेजस्विनी में विलय होने दबाव बनाया जा रहा है, जिसका जिले की सभी समूह की महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समूह की महिलाओं को यथावत रखा जाए, दबाव बनाकर तेजस्विनी समूह में जोड़ा गया तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी संस्था को नहीं जानते, नहीं पहचानते और इसमें अगर कोई भी व्यक्ति करता है या कोई NGO करे या कोई भी व्यक्ति करे तो हम इसके विरोध करेंगे। धरना प्रदर्शन करके हम बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और हम ये कहाँ कोरोना महामारी ऐसे तो हमारे को मार रहे हैं लोग, तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, हमको क्या मतलब है। दूसरी बात ये है कि जो आंगनवाड़ी में जो सत्तू दिया जा रहा है तो समूह वाले के द्वारा, तो ये सत्तू का क्या रेट से जो पैसा का बजट डाला है, हम शासन से ये पूछना चाहते हैं कि सत्तू का क्या रेट है, वो हमको खुलासा करके बताए। दूसरी बात कि हमको 4-5 महीने हो गए जो कि 3 महीने की राशि डाली, 2-3 ब्लॉक में जैसे बैयर बिरसा परसवाड़ा में अभी भी 1 महीने मई महीने की राशि गई है, उसके बाद में कोई महीने की राशि नहीं गई है। तो ये भाई उन लोगों को 5-5 महीने से कौन सा दुकानदार उधारी देगा भैया। वारासिवनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचेवाही में दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन की तस्करी करने वाले फरार आरोपी को वन अमले ने गिरफ्तार किया है।
बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी द्वारा दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन को आरोपी सुरेश मडावी के रजनीश को लाकर सौंपा था। इसी बीच मुखबिर द्वारा वन अमले को सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वन अमला मौके के लिए रवाना हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन अमले ने खुद ग्राहक बनकर पेंगोलिन सहित मुख्य आरोपी को दबोच लिया था। मामले की जानकारी देते हुए वन रक्षक रविंद्र लड़कर ने बताया कि 16 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचेवाही में एक युवक दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन को बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, जिसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर वनकर्मी की एक टीम ग्राहक बनाकर भेजी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने वहां मुख्य आरोपी रजनीश नंदागौली निवासी कोचेवाही को उसी के घर से दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन के साथ गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उसे वन विभाग लाया गया था। इस मामले में कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपने अन्य 6 से 7 आरोपियों का नाम बताया था, जिसके बाद वन अमले की टीम ने लगभग 6 आरोपियों को पहले ही पकड़कर जेल भेज दिया है। वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसके बाद दिन बुधवार को फरार आरोपी की मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद वन अमले की टीम ने फरार आरोपी सुरेश उर्फ संदीप मडावी निवासी अंखीवाड़ा तहसील बरघाट जिला सिवनी से आरोपी को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उससे पूछताछ कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं अभी एक और आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। कितने आरोपी को पकड़ के लाए हैं? आज एक आरोपी है तो कल दिनांक 2/9/2020 को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम अंकीवाड़ा का रहने वाला है ये, तहसील बरघाट जिला सिवनी का निवासी। सर ये जो मामला था पेंगोलिन का, ये कैसे लिप्त है जिसको पकड़ के लाए हैं? ये जो आरोपी है सुरेश उर्फ पिंटू मडावी नाम है इसका। ये जो है इसने रजनीश को पेंगोलिन ला करके सौंपा था बोलना चाहिए अंकीवाड़ा में, और फिर उसको ग्राम कोचेवाही लाने के लिए सजेस्ट किया था बोलना चाहिए। सर न्यायालय में पेश कर रहे हैं कि आज? हाँ, आज दिनांक को आरोपी का नाम क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। आरोपी का नाम क्या है सर? आरोपी का नाम सुरेश बोलना चाहिए, पिता रविंद्र मडावी, निवासी है ग्राम अंकीवाड़ा तहसील बरघाट जिला सिवनी का निवासी है, और इसको हमने कल इसके घर से ही गिरफ्तार किया। बीटीवी के नन्हे दर्शक समर्थ नेवारे का 4 सितंबर को 8वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा रंजीत, मम्मी श्रद्धा, दादा दादी, चाचा चाची, नानी, चीनू, मिष्ठी, कोयल और समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं समर्थ। और अब चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में अमानक स्तर का चावल पाए जाने का मामले की जांच के लिए पहुंचे EOW के 2 अधिकारी। दस्तावेजों को जब्त करने SIT की गई है गठित। 4 सितंबर को कार्यालय में दिन भर खंगाले गए दस्तावेज। नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय में रहेगा पुलिस का पहरा। अब पूरे मामले की जाँच करेगी EOW। लूट के आरोपियों को चंद घंटों में किया गया गिरफ्तार। अधिकारी बनकर लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। भुट्टा बेचने पिकअप में आ रहे 2 लोगों से की थी लूट। पुलिस ने डेंजर रोड से दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बालाघाट निवासी बताए जा रहे हैं दोनों युवक। आश्रय गृह से लापता 3 लड़कियां हुई दस्तयाब। रेल की पटरी के किनारे किनारे पैदल कटंगी पहुंची लड़कियां। 2 सितंबर की रात्रि में आश्रय गृह से गायब हुई थी लड़कियां। पुलिस ने आश्रय गृह को पुनः सौंपी तीनों ही बालिकाएं। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज, और आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समाचारों से दीजिए इजाजत। नमस्कार।